अजय आलोक जी, लेकिन बीजेपी की भी सियासत अपनी तरफ से रही है ना। देखिए, महाराष्ट्र के ही अगर एग्जाम्पल लें, वहां पर मुख्यमंत्री कौन था, किसके नेतृत्व में आप लोग चुनावी मैदान में गए और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए बीजेपी के नेता। तो अगर खुलकर जेडीयू के नेता भले ही टीवी कैमरे पर आकर अभिषेक झा जी नहीं कहे, लेकिन मन में डर तो रहता ही है बीजेपी की सियासत को लेकर। भाई, आप लोग ताकतवर हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। जिसके पास ताकत होती है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। देखिए, ताकत तो हमारे पास 2020 में भी थी, ताकत हमारे पास 2023 में भी थी। ऐसा नहीं कि ताकत सहूलियत के साथ। महाराष्ट्र में भी जब एकनाथ शिंदे छोड़ के आए थे तब भी ताकत हमारे पास थी, तभी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने। ताकत का इशू नहीं है, इशू अंडरस्टैंडिंग की है, जो हमारे बीच में बहुत अच्छी है। मैं आंकड़ों पे 2-3 बात बस बोलूंगा। चित्रा जी, बिहार कहाँ से कहाँ आया है, दर्शकों को जानना जरूरी है। हम पाताल से निकले थे 2005 में। पाताल से क्यों बोलता हूँ पाताल से निकले थे? क्योंकि 2005-06 में बिहार की पर कैपिटा इनकम 8,223 थी और राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम थी 25,600 रुपए। 8,223, 25,600। आज हमारी नेशनल इनकम, बिहार की नेशनल इनकम है 66,828 और नेशनल इनकम है 172, 1,72,000 पर कैपिटा। मतलब कि राष्ट्रीय इनकम पिछले 20 साल में 7 गुने बढ़ी और बिहार की इनकम, पर कैपिटा इनकम 8 गुने बढ़ी। इसका मतलब पूरे देश से ज्यादा छलांग, तरक्की की छलांग बिहार ने लगाई है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि हम पाताल से निकले हैं, तो पाताल से जब निकलेंगे तो पहले धरती पे पहुंचेंगे और तब आसमान पे पिलर बनना शुरू होगा। इसलिए जो कहते हैं बिहार बहुत पिछड़ा रह गया, तो ये जान जाइए कि बिहार के आगे बढ़ने की गति सबसे तेज है। और वो इसलिए हो सका क्योंकि यहाँ पर 2000 पिछले 10 साल में 8 साल डबल इंजन की सरकार रही है। ये इसी में हुआ है लगातार। और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ और मैं तू मैं की डिबेट में ही नहीं पढ़ रहा हूँ। सबको वो जाइए, आंकड़े देखिए कि बिहार 8 गुने प्रगति किया है, देश ने 7 गुना प्रगति किया है। आज अगर 2 डबल इंजन है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, डबल एम्स आ रहा है, 40 मेडिकल कॉलेज बिहार में। अकेला स्टेट जिसका 40 जिला और 40 मेडिकल कॉलेज, कोई किसी स्टेट में ये डेवलप है उपलब्धि? या बता दे मुझे। हवा में आ गया ये सब। 24,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी आरजेडी हमारे लिए, आज 3 लाख करोड़ का बजट। कितने गुना? फिर से 12 गुना। कैसे हुआ ये? ठीक है, ये विजन से होता है, ये काम करने की इच्छा से होता है। नीतीश कुमार ने दिखाया और एनडीए ने दिखाया है। हाँ। और नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है बिहार के लिए। 15 में हमारे खिलाफ रह के भी जब उन्होंने घोषणा किया था 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। इस पिछले बजट में बिहार को पैकेज मिला, फिर से 60,000 करोड़ का पैकेज मिला। लगातार बिहार को पुश किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जब तक बिहार मजबूत नहीं होगा, देश के बराबर नहीं आएगा, देश की आर्थिक प्रगति $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती है। ये सच्चाई है। बायां कंधा मजबूत होगा ना तो शरीर मजबूत नहीं हो सकता। आपकी सारी बातें सही है अजय आलोक जी, लेकिन जब हम बिहार के मजदूरों को ना सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में सबसे ज्यादा जाते हुए देखते हैं, तो पलटकर खुद से सवाल पूछते हैं कि बिहार का ये हाल कैसा है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जब बाढ़ पीड़ितों की स्थिति देखते हैं ना, और लाखों लाखों रुपए का घर ढह जाता है और 6-6 हजार रुपए उनकी जेब में जाता है, तो फिर हम बिहार के लोगों का चेहरा देखते हैं कि उनको ऐसी जिंदगी क्यों मैसर है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों को भी देना होगा, लेकिन नीरज मिश्रा जी को जरा आप दिखाइए। नीरज मिश्रा जी, देखिए, बीजेपी के पास तो बड़े सारे रोल मॉडल स्टेट हैं और वो दावा करती है कि गुजरात को यहां पहुंचा दिया, उत्तर प्रदेश को यहां पर पहुंचा दिया, देखिए कितना पैसा कमा लिया। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लगातार उसके नेताओं की ओर से दिया जाता है। नीरज मिश्रा जी, आज ही की खबर है, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मंदिरों के पैसे पर अब सुक्खू सरकार की नजर है और अपनी 2 योजना के लिए पैसे मांग रहे हैं, जिस पर आप लोगों को विरोधी दल घेर रहे हैं। आप समझ रहे हैं नीरज मिश्रा जी, वायदों का पहाड़ खड़े कर देते हैं ताकि सरकार में आ जाए, पैसा कहां से आएगा? और उसको लेकर वो सोच भी, वो दूरदर्शिता भी नजर नहीं आती है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सुक्खू सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, कभी सैलरी देने के लिए, कभी अपनी योजनाओं के लिए, कभी कुछ के लिए। कैसे आप बिहार की जनता को समझाएंगे? कोई तो रोल मॉडल स्टेट हो आप लोगों के पास, क्या हम ऐसा बना देंगे बिहार को? चित्रा जी, मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल पर आने से पहले आप हमारी फिस्कल प्रूडेंस को समझिए। जब कर्नाटका के अंदर हमने ये कल्याणकारी सारी नीतियां निकाली, जिसके लिए सब लोग कह रहे थे कि पैसा कहां से आएगा, इसी पिछले महीने की 10 तारीख को एक इन्वेस्टर समिट किया हमने कर्नाटका में। आज तक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट, जिसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयूज हुए। और ये यूपी वाला इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था कि कोई फर्जी कंपनी आई और उसने एमओयू किया और बाद में उस कंपनी का पता भी नहीं चला। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वर्ल्ड बैंक, मतलब जितने बड़े आपके पास नाम है कॉर्पोरेट के दुनिया के, उनको हमने कर्नाटका में लाकर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया। अब आ जाता है हिमाचल में। हिमाचल की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है चित्रा जी?
एबीपी न्यूज ने और आपने लगातार उन फ्लैश फ्लड्स को कवर किया था, जिसकी वजह से वो जो प्राकृतिक आपदा आई, और केंद्र सरकार की एजेंसी ने जब वहां जाकर ऑडिट किया तो उसमें निकल कर आया कि केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए, मतलब $1 बिलियन जो है वो एनडीआरएफ के फंड से आपको देना चाहिए। हम लोगों ने बार बार गुहार लगाई, बार बार प्रधानमंत्री जी को सुक्खू जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप कम से कम, क्योंकि आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हिमाचल की जनता ने भी तो आपको वोट दिया था चुनाव में, तो आप कम से कम वो जो 8,000 करोड़ रुपए हैं आप उसको कम से कम छोड़ दो, निकासी के लिए चालू कर देते। सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री से कब मुलाकात की है पैसे को लेकर कि दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता का ये बुरा हाल है, हमें पैसे चाहिए, कब मुलाकात की है इसको लेकर? चित्रा जी, हर मंच पर, जिस भी मंच पर इस बात को उठाना होता है, सुक्खू साहब इस बात को उठाते हैं और लगातार उन लोगों का पत्राचार चल रहा है। इसी में एक बार हम लोगों को ऐसा लगा कि एक उम्मीद की किरण जगी थी जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान कहा लोकसभा में कि हम 200 करोड़ रुपए भेजेंगे, लेकिन वो 8,000 करोड़ रुपए जो आज हिमाचल की जनता का पैसा है, जो वहां की डेवलपमेंट के लिए आपको दोबारा जरूरत है, वो पैसा प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों रोक कर बैठे हैं। इस बात का जवाब तो हिमाचल की जनता इनसे पूछ रही है कि ये जो द्वेष की राजनीति है, केंद्र पैसे नहीं दे रहा है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, जल्दी से मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से बिहार पर आएंगे। वो कह रहे हैं केंद्र अपने डबल इंजन सरकार को तो पैसा भेज देती है, जहां पर विरोधी दलों की सरकारें पैसा नहीं देते हैं आप लोग। देखिए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है जो नीरज जी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। अभी लोकसभा में डायरेक्टली निर्मला सीतारमण ने साफ साफ केंद्रीय लोकसभा खड़गे जी के सामने, राहुल गांधी के सामने बोला 43% पैसा किस राज्य में नहीं गया, जवाब दो, तो किसी के मुंह से जवाब नहीं छूटा। हर पैसा जाता है, जात है कि चूसने की आदत हो गई है ना। अभी कर्नाटका के बारे में बोल रहे थे, क्या ये सच नहीं है कि हमारे कर्नाटका छोड़ने के बाद आज तक कर्नाटका के एफडीआई में सबसे ज्यादा कमी आई है? क्या ये सच नहीं है कि कर्नाटका का जीएसडीपी 5% घट गया, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है? कैसे हुआ ये? क्या ये सच नहीं है कि डीके शिव कुमार ने खुद कहा हाउस में कि इतनी घोषणाओं के बाद हमें लगता है कि हम और कुछ काम कर नहीं पाएंगे जितनी हम घोषणा कर गए? क्या ये सच नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पब्लिकली सबके सामने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहा कि घोषणा ऐसे मत करो कि बाद में पब्लिक के सामने मुंह नहीं दिखा पाए? टॉयलेट सीट पे ये सेस लगाते हैं हिमाचल में, टॉयलेट सीट पे। और हद तो ये हो गई है, ये देखिए कि इनको पैसे भी मांगने हैं तो 35 मंदिर जो कि सरकार के ट्रस्ट में है उनको अपील नहीं की है, उनको ऑर्डर जारी किया है, मंदिर के कमिश्नरों को ऑर्डर जारी किया गया कि पैसे दीजिए, सुख विश्रय योजना में लगाने। योजना बहुत अच्छी है, आपके पैसे कहाँ गए साहब? और पैसे मांगने के लिए सिर्फ मंदिर दिखते हैं, हाँ, और कुछ नहीं दिखता है। वक्फ बोर्ड पे एकदम विरोध में खड़े हो जाते हैं तुरंत कि वक्फ की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, वक्फ का ये नहीं करना चाहिए, वक्फ पे नियम नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन पैसे लेने के लिए मंदिर दिख गए इनको। ये मानसिकता देखिए, ये मानसिकता कितनी विकृत। चले ठीक है, एक बार फिर से बिहार हम लौट कर आते हैं। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र के साथ मिलकर दोनों की ही जिम्मेदारी है हिमाचल की बेहतरी के लिए काम करें। बिहार में वापस लौट आते हैं। लास्ट में बोलिए मैं लास्ट लाइन बोले खत्म। कांग्रेस का फुल फॉर्म अब हो गया है C फॉर कांग्रेस, O फॉर ऑब्नॉक्शियस मतलब विकृत, N फॉर नेपोटिस्ट मतलब परिवारवादी, G फॉर गैंडीज, गांधी गैंडीज ओरिजिनल टाइटल है, R फॉर रियल, और S स्क्वीजिंग द स्टेट। स्टेट को बिल्कुल आम की तरह चूस लेती हैं ये लोग। ये इस तरह के नेपोटिस्ट गांधी और ऑब्नॉक्शियस है ये इनकी पॉलिसी। जिस स्टेट को जाएंगे चूस के खोखला बना देते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौट कर आती हूँ सर, याद रखिएगा नीरज जी। ठीक है, मैं लौट कर आती हूँ। एक सेकंड सर, बिहार पर लौट कर आते हैं। बिहार की आज दूसरी बड़ी खबर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर है। सर, हम अब लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। निशांत का रोल क्या होगा, मैं एक बार अभिषेक झा से पूछ लेती हूँ। कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, भारत जलाओ पार्टी के बारे में तो बात कर लेते हैं ना, कि अब तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर आ गए कि देश के अंदर कैसे ये धर्म को, कैसे ये जातियों को लड़ाते हैं और उसके ऊपर बात करने लगेंगे। तो ये बीजेपी भारत जलाओ पार्टी, इसके बारे में तो बात करना छोड़ ही दीजिए। ये तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में बिल लाएंगे कि मंदिर के 10% की आय सरकार को जानी चाहिए। को अगर उसका जो ड्यू है, ये सही है क्या? जो लॉजिकल ड्यू है, सही है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, समस्याएं खत्म हो जाएगी। और हिमाचल की जनता ने सुक्खू जी के अंदर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास आपको दोबारा दिखा देंगे, क्योंकि हिमाचल की जनता ये समझ रही है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ द्वेष की राजनीति करते हैं। उनको तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, उनको ये बिल्कुल नहीं पड़ेगी वहाँ की जनता ये लोग हैं बाकी के। चलिए ठीक है, लौट कर आते हैं एक बार फिर से बिहार। ठीक है सर, तू मैम की राजनीति में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कार्यक्रम के आखिरी उसमें हम लोग जा रहे हैं, इस वजह से सीधे आपके पास आते हुए और जेडीयू से ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभिषेक झा जी, निशांत कुमार क्या राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं और क्या होगा रोल उनका?
पहले 10 सेकंड में मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दे दूं। मैं उसी वक्त उंगली उठा रहा था। मुझे नहीं पता इनका पैतृक घर कहां या बिहार ये कितना आते हैं। क्या फालतू बात कर दी इन्होंने कि 20 वर्षों में कोई बिहार आएगा, पटना आएगा, उसको कोई डेवलपमेंट या कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। चित्रा जी, आप भी इतने वर्षों से बिहार आती रही हैं। आज मरीन ड्राइव की तर्ज पर जेपी गंगा पथ देख लीजिए, बिहार की सड़कें देख लीजिए, फ्लाईओवर्स देख लीजिए। अब जब लोग बिहार आते हैं तो कहते हैं कि लगता नहीं है कि ये हमारा बिहार, हमारा पटना है, एकदम मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह लगता है। तो इनको पहले बिहार आकर देखना चाहिए, तब झूठे दावे करने चाहिए। दूसरा, आपने निशांत जी को लेकर सवाल पूछा। देखिए, भविष्य के गरण में एंटिसिपेटेड चीजों को लेकर सवाल नहीं हो सकता है। वर्तमान परिस्थिति यह है कि निशांत जी किसी राजनीतिक दल में नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है। फ्यूचर में वो आते हैं, नहीं आते, उनकी इच्छा क्या है, नहीं है, क्या रोल होगा, नहीं होगा, ये सब तो भविष्य के गर्भ में। आजकल थोड़ा थोड़ा राजनीतिक बयान दे रहे हैं ना, इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं आने वाले तो नहीं है। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि आए पार्टी बचाएं, तो क्या बीजेपी खत्म कर देगी जेडीयू को? आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं चित्रा जी, और हम लोग बिहार से हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की एक खासियत है कि पॉलिटिकल बयान देने के लिए या अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बताने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में होना जरूरी नहीं होता है। यहाँ के लोग अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चौक चौराहे पर चले जाइए, कहीं बैठ जाइए, 4 लोग बैठेंगे, सबसे कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है पॉलिटिक्स। और निशांत जी के तो पिताजी सक्रिय राजनीति में है, उनके घर में लोग रहे, तो लोगों को मालूम है भाई। उन्होंने अपना पॉलिटिकल व्यू आपसे साझा किया, लोगों ने सवाल पूछा तो अपनी बातें उन्होंने कही। एक आम नागरिक की तरह को बहुत बेचैनी है कि निशांत जी जल्दी से ज्वाइन कर लें जेडीयू के नेता। क्या है वजह इसके पीछे कंचना जी? अरे ये नहीं, हम बस सतर्क कर रहे हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, हम उनसे सतर्क कर रहे हैं और जदयू को कह रहे हैं कि हाथ मिलाइए, उनसे दोस्ती करिए उनसे, मगर आहिस्ता आहिस्ता, और ख्याल में रखिए हो सके पीछे से। अरे क्या दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता? वो 2005 से सरकार में है, उसके पहले नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री। आज थोड़ी ना उनका नया नया रिश्ता बना है, उनका रिश्ता तो बहुत पुराना है कंचना यादव जी। हाँ नहीं चित्रा जी, रिश्ता बहुत पुराना है और रिश्ते की हकीकत यह भी है कि आरएसएस और बीजेपी ने जब लालू जी को नहीं हरा पाई तो ओबीसी में फूट डाली, नीतीश जी को चेहरा बनाई, फ्रंट पर लेकर आई और उनको बैक की पीछे से। और हकीकत यह भी है, नीतीश जी आरएसएस की और बीजेपी के गले में वो हड्डी हो गए हैं जिसको बीजेपी फिलहाल ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है, और कह रही है चेहरा तो भी फिलहाल यही होंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बाद देखा जाएगा। अरे आप कई बार समझ में नहीं आता है। आरजेडी के नेताओं का नीतीश जी की तारीफ भी करते हैं, खूब उतनी आलोचना भी करते हैं। लालू जी कहते हैं आ जाइए हमारे साथ सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री बनिए। कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प है बिहार की पॉलिटिक्स। लेकिन इन सब के बीच आगे कौन सी राह तय की जाएगी निशांत कुमार की? क्या जेडीयू में एंट्री होगी? अगर होती है नीतीश कुमार की बेटी की, तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? बार बार नीतीश कुमार की राजनीति को क्यों ऐसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब खत्म होने जा रही है और पार्टी में फूट पड़ेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आगे आने वाले वक्त में अब किस तरह के जवाब निकलकर सामने आते हैं, एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।